दोस्तों, सीरिया में जैसे ही बशर अल असद की हुकूमत खत्म हुई, वैसे ही जो रेबल ग्रुप थे, जो बागी फौजें थीं, वो वैसे तो जिस इलाके से भी गुजरी, उस इलाके में मौजूद जो भी छोटे बड़े कैद खाने थे, जो जेल्स थीं, उनके अंदर से सैकड़ों या हजारों की तादाद में कैदी आजाद होते चले गए। मगर फिर भी जिस एक खास जेल की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई, या कह सकते हैं कि जो एक जेल खुद इन HTS या फिर बाकी जो ग्रुप थे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी, वो कोई और नहीं बल्कि मैन सिटी दमिश्क से ही कुछ दूरी पर मौजूद सैदनाया नाम की वो बदनाम जमाना जेल थी कि जिसको दुनिया के ज्यादातर इलाकों में एक दूसरे नाम मतलब के ह्यूमन स्लाउटर हाउस, या अगर हिंदी और उर्दू जबान में कहूँ तो इंसानों का ज़िबा खाना मतलब के इंसानों का कसाई खाना भी कहा जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि इस जेल के अंदर पहुंचने के बावजूद भी लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। शुरुआती हिस्से में ही मौजूद जो ऑपरेटिंग रूम था, वहां पर खड़े होकर पूरे जेल को देखा तो जा सकता था, क्योंकि जितने भी CCTV कैमरास लगे हुए थे वो सब यहीं से कंट्रोल हो रहे थे। टीवी में सारे बैरक्स को देखा जा सकता था, सारे कैदियों को देखा जा सकता था कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, वो किस हाल में हैं। मगर आखिर ये लोग हैं कहां पर, इस बात का पता नहीं चल पा रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी इस बात का सुराग नहीं लगाया जा सका कि इन तक पहुंचने का रास्ता कहां है, इन लोगों का ठिकाना कहां पर है। अब क्योंकि बशर अल असद की हुकूमत में इस जेल के अंदर काम करने वाले लोग या इस जेल से जुड़े हुए लोग तो पहले ही भाग चुके थे, इसीलिए जब बात नहीं बन पाई तो HTS की तरफ से यह ऐलान भी किया गया कि अगर कोई भी पुराना इंसान यहाँ पर आकर इससे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, मतलब इन कैदियों तक पहुँचने में किसी भी तरह की कोई मदद करता है, तो उसको कुछ नहीं किया जाएगा बल्कि एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। बड़ा इनाम घोषित कर देने के बावजूद भी कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार क्रैकडाउन शुरू किया गया, मतलब ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया कि जिन्होंने किसी भी तरीके से इस जेल के अंदर किसी भी तरीके का काम किया हो, और उसके बाद जो भी टूटी फूटी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई थी उसका सहारा लेकर ही 3-4 दिन के लंबे ऑपरेशन के बाद लोग इन कैदियों तक पहुंचने में कामयाब रहे। मगर इस जेल के कैदियों के बाहर आ जाने के बाद अब इन कैदियों के हालात से और इनकी जुबानों से जो दुनिया की इस सबसे बदनाम जेल की दास्तानें बाहर आ रही हैं, उन्होंने तो मानो लोगों को अंदर से हिला कर रख दिया है और असद फैमिली के रूल को लेकर एक ऐसा पहलू उजागर किया है कि जिसके बारे में ना तो दुनिया जानती थी और ना ही शायद लोगों ने कभी सोचा भी था। ज्यादातर लोग तो यही सोच कर ही लरस जा रहे हैं कि क्या वाकई इंसान ही इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है। तो बिल्कुल इंसान ने इंसान के साथ सब कुछ किया है, और क्या कुछ किया है ये जानने से पहले जरा इस जेल की लोकेशन और इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। लोकेशन के एंगल से देखें तो सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, उससे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी कस्बा है कि जिसको सैदनाया के नाम से जाना जाता है। इसी कस्बे में एक पहाड़ी के ऊपर इस बड़ी सी जेल को 1981 में बनाना शुरू किया गया था, और फिर 1986 और 87 के दौर से ये जेल ऑपरेशनल भी हो गई थी। सीरिया की ये जेल की जिसको दुनिया की सबसे सख्त और सबसे बदनाम जेल के तौर पर जाना जाता है, यहाँ पर ऐसे हजारों कैदी बंद थे कि जिन्होंने 1-2 साल 5 साल तो छोड़िए बल्कि पिछले कई दशकों से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। बाहर की आबो हवा उनके जिस्म से होकर भी नहीं गुजरी थी। अभी कुछ साल पहले ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस जेल से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इस जेल को ह्यूमन स्लाउटर हाउस मतलब के इंसानी ज़िबाखाना करार दिया गया था, और बताया गया था कि ये एक ऐसा कैद खाना है कि जहां पर बड़ी ही खामोशी और बड़े ही खुफिया तरीके से जो असद फैमिली है वो अपने मुखालिफिन को ज़िबा कर रही है। इस जेल को जब बनाया गया था तो शुरुआत से मकसद ही यही था कि इसके अंदर उन लोगों को बंद किया जाएगा कि जो सियासी कैदी होंगे या फिर बागी होंगे, या खास तौर से वो लोग कि जो असद फैमिली के खिलाफ बोलते या फिर कुछ करते होंगे। वैसे तो बशर अल असद के फादर यानी कि हाफिज अल असद के दौर में ही इस जेल के अंदर लोगों के ऊपर वो कहर बरसाना शुरू कर दिया गया था कि जो इससे पहले शायद दुनिया के गिने चुने कैद खानों में ही सुनने को मिला होगा। लेकिन फिर भी जो सारी हदें पार हुई वो दरअसल बशर अल असद की हुकूमत में उस वक्त हुई कि जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर शुरू हुई।
और उसके बाद से ही धीरे धीरे खुफिया रिपोर्ट्स के जरिए से तो कभी किसी और जरिए से दुनिया के सामने इस जेल का नाम आना शुरू हो गया था। इस जेल के अंदर लंबे वक्त से कैद रहने वाले कैदियों में ज्यादातर तो वो हैं कि जिनको बिना किसी ट्रायल के, इवन बिना किसी राब्ते के ही बंद रखा गया। मतलब उनकी खुद की फैमिली को भी नहीं पता था कि उनके अपने किसी जेल में बंद हैं, बल्कि वो तो उनको शायद मरा हुआ गुमान कर चुके थे। टॉर्चर करने का मामला तो पूछिए ही मत, क्योंकि कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि जिसको छोड़ा गया हो। बिजली के झटके हों, प्यासा रखना हो, लंबे वक्त तक तन्हाई और अंधेरे में रखना हो, बुरी तरीके से मारना पीटना हो, इवन दिमागी तौर पर टॉर्चर करना हो, सब कुछ किया जाता था। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि यहाँ पर मर्द और औरत दोनों को ही जिनसी ज्यादतियों का भी निशाना बनाया जाता था। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि किसी किसी को लोहे की सलाखों के बीच में रखकर उसकी बॉडी को कुचल दिया जाता था। इस पूरे लंबे पीरियड में ही लगातार अंदर रहने वाले कैदियों को मौत की सजा भी दी जाती रही और सजा देने के लिए फांसी के अलावा अलग अलग तरीकों को भी अपनाया जाता था। दावा ये भी किया जा रहा है कि मौत की सजा के बाद बहुत सारे कैदियों की जो बॉडी हुआ करती थी उनको मशीनों में डालकर इस तरीके से कुचल दिया जाता था कि जिससे वो बॉडी बिल्कुल छोटी सी हो जाती थी। इस जेल के अंदर इंसानों पर बरसाए जाने वाले इस कहर को देखते हुए ही दुनिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस जेल को द रेड प्रिजन, मतलब कि सुर्ख कैद खाने का नाम दिया है। साथियों, पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के दौर में इस बदनाम जेल के अंदर हर हफ्ते में कम से कम 2 बार बकायदा बहुत सारे कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी। और अब तो ये बात भी लगभग क्लियर हो चुकी है कि साल 2012 से लेकर 2022 के बीच में, यानी 10 सालों के अंदर 30 से 35 हजार के करीब लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया है। किसी को फांसी दी गई तो किसी को मौत की सजा किसी दूसरे तरीके से दी गई, किसी को टॉर्चर करके मारा गया, किसी का इलाज नहीं किया गया तो उसकी मौत हो गई, तो कभी किसी को खाना ना देकर फाका वगैरह के जरिए से भी मौत की नींद सुलाया गया। बशर अल असद की हुकूमत गिर जाने के बाद जब जैसे तैसे इस कैद खाने में मौजूद कैदियों को आजाद कराया गया तो वहां से जो नजारे आए वो वाकई दिल को दहला देने वाले थे। एक लंबे अरसे से इस जेल के अंदर मौजूद वो कैदी की जिनको बाहर की कुछ खबर ही नहीं थी, उन्होंने जब अपने आप को आजाद होता हुआ देखा तो वो खुश होने की बजाय कंफ्यूज नजर आए। मतलब उनको तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा था, तो कोई टॉर्चर की वजह से ऑलरेडी इतना ज्यादा शॉक में जा चुका था कि बस वो लोगों की शक्लें देख रहा था और उनके समझाने और उनके बात करने के बावजूद भी वो उनसे कुछ बोल ही नहीं रहा था। एक के दिन तो मीडिया को कसम खाते हुए बताया कि उसके साथ 54 और लोगों को आज मौत की सजा दी जानी थी। मतलब अगर बशर अल असद की हुकूमत नहीं गिरती और आज के दिन तक ये लोग हमको यहाँ छुड़ाने तक नहीं आ पाते तो हम लोग यकीनन जिंदा नहीं होते। जबकि एक कैदी ऐसा भी मिला है कि जिसको जब कैद किया गया था तो वो एक लड़का था और आज लगभग बूढ़ा होने को है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला मंजर तो वो था कि जब एक 3 साल से भी कम उम्र का बच्चा आजाद होकर अपनी जेल की कोठरी से निकला और इधर उधर भाग रहे लोगों को बस अपनी हैरत भरी निगाह से देख रहा था और शायद ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। आजाद हुए कैदियों में ज्यादातर लोग तो वो हैं कि जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं हैं और अंदर ये लोग किन हालात में रह रहे थे इस चीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनमें से कुछ कैदी तो ऐसे थे कि जिनको इस बात की खबर भी नहीं थी कि बशर अल असद के फादर यानी कि हाफिज अल असद आज से लगभग 24 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। मतलब उनको दुनिया से इतना ज्यादा काट कर रखा गया था कि उनको इस बात की खबर ही नहीं थी कि बाहर क्या चल रहा है। यही वजह है कि बहुत सारे कैदी तो ये दावा कर रहे थे कि जब हमको आजाद कराने के लिए ये बागी फौजी आई तो हमको तो ऐसा महसूस हुआ कि मानो सद्दाम हुसैन की फौज ने हमला किया है। इस जेल के अंदर एक कैदी तो ऐसा भी मिला है कि जिसका ताल्लुक उर्दन मतलब के जॉर्डन से है और उसको 38 साल पहले कैद किया गया था। अब जब बशर अल असद की हुकूमत गिर चुकी है तो वो आजाद होकर अपने मुल्क पहुंचने में कामयाब रहा। आसपास के लोगों ने बताया कि उसके आ जाने से उसके जो खानदान वाले हैं उन्होंने चैन की सांस तो ली है,
लेकिन उसके आने से पहले ही एक लंबी मुद्दत तक उसकी फैमिली के ज्यादातर लोग उसका इंतजार करते करते इस दुनिया से जा भी चुके हैं। इस इंसान का नाम उसामा बशीर हसन बताया जा रहा है। 1986 में कि जब जॉर्डन के इस इंसान की उम्र लगभग 18 साल रही होगी, तब इसके घर वालों ने यह खबर दी थी कि याददाश्त की कमजोरी की वजह से यह इंसान कहीं गुम हो गया है। लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार ये सीरिया की जेल में कैद था, और अब जब बशर अल असद की हुकूमत गिरी और यहाँ के कैदी आजाद हुए, तब फाइनली इस इंसान को अपने खानदान वालों से मिलवा दिया गया है। याद रहे दोस्तों कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बशर अल असद के ऊपर पहले से ही ये इल्जाम लगाती आई हैं कि बशर अल असद ने अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए और अपने मुखालिफिन पर क्रैकडाउन करने के लिए जो कैद खाने बना रखे हैं, वो दरअसल कोई आम जेल्स, कोई आम कैद खाने नहीं है, बल्कि इंसानों पर जुल्म सितम करने के वो ठिकाने हैं कि जिनको इंसानों का ज़िबा खाना, इंसानों का कसाई खाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि बशर अल असद की हुकूमत भी अपने ऊपर लगने वाले इन सारे इल्जामों को बेबुनियाद करार देती थी। साथ ही साथ ऐसी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पर आने की इजाजत भी नहीं देती थी कि जो जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर आना चाहती थी। और अब जब हुकूमत गिर चुकी है, कैदी कैद खाने से बाहर आ चुके हैं, तो महसूस होता है कि वो सारे इल्जाम शायद रियलिटी से ज्यादा दूर भी नहीं थे। और हैरानी की बात तो यह है कि अभी भी ये दावा किया जा रहा है कि मुमकिन है बहुत सारे कैद खाने, बहुत सारी जेल्स की जो अंडरग्राउंड मौजूद हों, उन तक लोग पहुंच ही ना सके हों। इसीलिए उस ऑपरेशन को अभी भी बंद नहीं किया गया है कि जिस ऑपरेशन के तहत इन खुफिया कैद खानों को ढूंढा जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।